हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं भार्गवी सिंह आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार डीएल एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है। सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ने वाले हैं समतल के केस में और सरल रेखा के केस में। इस पे क्वेश्चन रहेगा, इनके बीच एंगल निकालना रहेगा, न्यूनतम दूरी निकालनी होगी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि समतल से कैसे सरल रेखा तैयार होती है और उसके कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल चैप्टर है, ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। यदि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इससे बनता है तो वो आपका 4 या आपका 2 या क्या हो गया है, देखिए इससे आपके दो नंबर के क्वेश्चन या 4 नंबर के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सरल रेखा के केस में। यदि ज्यादा लंबे क्वेश्चन दे दिया तो वो आपका 5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर 2 या 4 नंबर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिट 4 जो है आपका, जिसमें आप लोग समतल पढ़े थे, सरल रेखा पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें क्या है आप लोगों का 10 नंबर के क्वेश्चन मैक्सिमम देता है। लेकिन अगर आप लोग पूरे आप अपनी बुक की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन देता है, मैं स्टार्टिंग में बताई थी, आपका इंटीग्रेशन से पूछता है। ठीक है, उसके बाद निश्चित समाकलन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो वृत्त वाला चैप्टर था सर्कल, उससे 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। उसके बाद ये वाला चैप्टर है, इससे भी मैक्सिमम 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपके कम हो सकते हैं, ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि पूछ सकता है इससे। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं सरल रेखा के बारे में, उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को आगे ले चलते हैं। ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, सीधे अपने पॉइंट पे आएंगे जो भी हमें पढ़ना है। देखिए जैसा कि मैं बताती हूँ, जो फार्मूले होते हैं, किस चैप्टर में आपके फार्मूले प्रूफ करने के लिए पूछता है, वो स्टार्टिंग से ही जब मैं पढ़ा रही हूँ तो जो इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस चैप्टर में यूनिट 4 में आपको किसी भी फार्मूले का प्रूफ नहीं पूछेगा। ठीक है, किसी भी फार्मूले का प्रूफ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको उस पर क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिसका प्रूफ किया जा सके इसमें। फिर भी जहां तक फार्मूला कैसे आया कैसे नहीं आया, थोड़ा बहुत मैं जितना आप लोग को समझने योग्य है मैं आप लोग को बताते चलती हूँ साथ में। अब देखिए सरल रेखा का समीकरण, तो यहां से सबसे पहले हम यहाँ की बात करते हैं कि हमारा एक एक्स एक्सिस है, एक जेड है और एक हमारा वाई एक्सिस है। जैसा कि मैं पिछले क्लासेस से बताती आ रही हूँ, अपने जहां भी जिस रूम में बैठे अपना कोना देख लीजिए, ये आपका कोना है, उससे ये छत वाली ऊंचाई है, ये हॉरिजॉन्टल इधर की, ये हॉरिजॉन्टल इधर वाली ऊंचाई है। ठीक है, तो ये आपका है। मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, इससे एक रेखा जा रही है। ठीक है, इससे एक रेखा जा रही है, मान लेते हैं ये रेखा क्या है, ए बी है, ऐसे कोई रेखा जा रही है। ठीक है, और जो बिंदु है इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं, इसके नियामक की बात करें तो x1 y1 z1 है। ठीक है, अब तल की बात करें, प्लेन की बात करें, अंतरिक्ष की बात करें तो हमें यहाँ पे 3 नियामक दिखाने की आवश्यकता पड़ती है। पहले जो हम पढ़ते थे 2 निर्देशांक में पढ़ते थे, अब हम लोग क्या आ गया, हमारा 3 नियामक वाले बिंदु आ गए हैं। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे भी कोई बिंदु है, एक दूसरा बिंदु मान लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु आपका क्या है, P है, कोई भी पॉइंट आप मान सकते हो। अब क्या करना है सरल रेखा के समीकरण के लिए, आप क्या करो, इस ए वाले बिंदु से एक्स एक्सिस पे एक लंब डाल दो। क्या डाल दो, परपेंडिकुलर एक। आप इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया, हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया। इसका हम नाम ले लेते हैं यल और यम। ठीक है, हमने एक नाम ले लिया यल और यम। यहां से बात करें तो ए बिंदु से यदि पीएम वाली रेखा पर जो हम लंब डाले हैं पी बिंदु से एक्स एक्सिस पे, ये जो हमारी पीएम रेखा बन गई, इस पीएम रेखा पर यदि ए से हम लंब डालते हैं तो हमारी एक रेखा तैयार होती है। मान लेते हैं क्या, इसका नाम है आपका क्यू। क्या नाम है, क्यू। ठीक है, अब देखिए इसका निर्देशांक की बात करें,
इस वाले पॉइंट की निर्देशांक की बात करें और इस वाले पॉइंट की निर्देशांक की बात की, हमने इस पॉइंट के तो नियामक मान लिए, क्या, x1, y1 और z1, हमने क्या मान लिया, इसके नियामक मान लिए। अब जो हमने P वाला बिंदु लिया है, इस P बिंदु के नियामक हम मान लेते हैं x, y, z है। तो अब आप लोग सोचो कि यल वाला कोई नियामक पूछ दे, यल का निर्देशांक, यल वाला जो पॉइंट है इसका कोई निर्देशांक पूछ दे तो आप क्या कहोगे, यक्स एक्सिस में। सबसे पहली बात ध्यान देना, यक्स एक्सिस है और यक्स एक्सिस पे वाई जेड का मान क्या होता है, 0 होता है। तो y और z का तो 0 हो गया नियामक, यक्स का क्या बचा, ये दूरी देखना, ये x1 है ना, हमने क्या माना था इस बिंदु को, x1, y1, z1। तो ये क्या हुआ यहाँ का नियामक, ये आपका x1 हो गया, y और z का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, 0 0 हो जाता है। इसको ज्यादा समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं आप लोग को स्टार्टिंग में समझा दे रही हूँ। अब यहाँ कोई पूछ दे यम वाले पॉइंट के निर्देशांक बताइए, तो आप कहोगे यक्स की जो दूरी है ये यक्स है और वाई जेड का मान यक्स एक्सिस पे कितना होता है, 0 होता है। इसके निर्देशांक आपको पता चल गया। अब अगर आपसे पूछे कि AQ की दूरी बताइए, क्या बताइए, AQ की दूरी बताइए, तो क्या आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। Q तक की दूरी आपकी यक्स है, Q तक की दूरी आपकी यक्स है और A तक की दूरी आपकी कितनी है, x1 है। तो AQ की दूरी कितनी हो जाएगी, AQ की दूरी आपकी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट की दूरी हो जाएगी x माइनस x1, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। मान लेते हैं A, जो दूसरा बिंदु हम P माने हैं, इसके बीच की दूरी मान लेते हैं क्या है, R है, क्या है, मान लेते हैं A और P के बीच की दूरी कितनी है, AP बराबर R हम मान लेते हैं। AQ का मान कितना आ गया आपका, x माइनस x1 आ गया, ठीक है, x माइनस x1 आ गया। और मान लेते हैं आपका, हम मान लेते हैं ये जो AB है और AQ है, इनके बीच का जो एंगल है वो अल्फा डिग्री है, कितना है, अल्फा डिग्री है। तो यदि पूछा जाए कॉस अल्फा बराबर कितना, तो क्या आप नहीं बता सकते हो, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार क्या है, AQ है, क्या है, AQ है, और कड़ क्या है, कड़ आपका AP है। चलिए मान रख देते हैं, तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया, AQ का मान x माइनस x1 और AP का मान कितना हो गया, R हो गया, कितना हो गया, R हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां से बात करें तो यदि आपको कोई पूछ दे कॉस बीटा का मान बताइए, तो कॉस बीटा में यक्स की जगह क्या होता है, जो कोज्या होता है वो वाई का कोज्या होता है, कॉस बीटा जो होता है वो वाई का कोज्या होता है। तो हम इसी तरह क्या कर देंगे, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, y माइनस y1 अपान r और कॉस गामा इक्वल टू z माइनस z1 अपान r, हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां से बात किया जाए तो आप देखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1 अपान कॉस अल्फा इक्वल टू, ये r बराबर है, कितने बराबर है, r बराबर, लिख सकते हैं कि नहीं, r बराबर x माइनस x1 अपान कॉस अल्फा। उसी तरह ये r बराबर हम लिख सकते हैं y माइनस y1 अपान कॉस बीटा। उसी तरह हम लिख सकते हैं यहां से z माइनस z1 अपान कॉस गामा, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, अब यहां से ध्यान दीजिए, r इक्वल टू x माइनस x1 अपान कॉस अल्फा को हम शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, यल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को किससे, यम से, कॉस गामा को किससे, यन से। ये हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं, यूनिट 4 जब से पढ़ रहे हैं तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। चलो यहां से क्या हो जाएगा, इसको हम यल कह दिए, इसको हम क्या कह दिए, y माइनस y1 अपान यम इक्वल टू z माइनस z1 अपान यन। और यही क्या होता है, यही आपका सरल रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है। अब देखो रेखा का समीकरण, यहां से ध्यान दीजिएगा एक चीज, यहां से ध्यान दीजिएगा, आपको प्लेन समतल का समीकरण पता है, समतल का समीकरण कितना होता है, सामान्य समीकरण की बात करें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 होता है कि नहीं होता है।
मान लेते हैं ये पहला समीकरण था, ठीक है, ये पहला समीकरण था। एक दूसरा समीकरण ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। अब ये दो समीकरण है किसके? समतल के समीकरण है। इन्हीं दो समतल के समीकरण प्रतिच्छेदी बिंदु को, ये जो दो समतल प्रतिच्छेदी समतल जहां पे मिलते हैं, जो निर्माण करते हैं, वही एक रेखा का निर्माण होता है। क्या होता है? एक रेखा का निर्माण होता है। एक रेखा पर आकर के ये दोनों प्रतिच्छेदी समतल मिलते हैं। यदि कोई पूछ दे प्रतिच्छेदी समतल, तो वो एक रेखा पर मिलते हैं, वहां से एक रेखा के समीकरण का निर्माण होता है। ठीक है, ये आपका हो गया रेखा का समीकरण। अब देखिए, यहीं से आपको दूसरे रूप में ये दे सकता है, यहीं से ये दूसरे रूप में आपको दे सकता है। क्या? यहां से ये दूसरे रूप में आपको देगा x माइनस x1 अपान ए इक्वल टू y माइनस y1 अपान यम, सॉरी b इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी। यदि आपको दिया है बिंदु, कोई बिंदु दिया है और उस रेखा का दिक् कोज्या दिया है, आप इसको लगा करके यदि आपको बिंदु दिया है, इस बिंदु से होकर के गुजर रहा है, उसका दिक् अनुपात दिया है, आप इसको लगाना। ये दोनों होता है। ठीक है, यल बराबर आपको पता है ए अपान इतना होता है, ए अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। कॉस बीटा या यम बराबर कितना होता है? बी अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। यदि वैल्यू भी रखोगे इक्वल टू में आएगा, कॉमन लेके वो कैंसिल हो जाता है, आपका ये फार्मूला भी निकल के आ जाता है। ठीक है, निर्देशांक आपको पता ही था, निर्देशांक सब आपको पता ही था, इसके निर्देशांक निकाल लिए। ये फार्मूले का यहां से निर्माण था, कोई जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ इतना बता सकते थे सरल रेखा का समीकरण यही होता है, हम इसको आर मान लेते हैं, सब इक्वल इक्वल होता है। तो जैसे याद होगा आपको, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे, साइन ए अपान स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी अपान स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी अपान स्मॉल सी इक्वल टू के मान लेते थे। ठीक है, उसी तरह हम कभी कभी कहते थे ए अपान साइन ए इक्वल टू स्मॉल बी अपान साइन कैपिटल बी इक्वल टू स्मॉल सी अपान साइन कैपिटल सी इक्वल टू की, दोनों तरीके से कह सकते थे। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आते हैं। यहां से देखिए और कुछ दिया था, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, चलते हैं। अच्छा, ये देखो हमने क्या बताया था, दो समतल, ये दो समतल है, ये भी समतल का समीकरण है, ये भी आपका समतल का समीकरण है और ये भी समतल का समीकरण है। ये दोनों समतल को जब सम्मिलित रूप से तैयार किया जाता है, किस रूप में? सम्मिलित रूप से जब तैयार किया जाता है, तो ये आपका एक सरल रेखा का निर्माण करता है। इससे जो इक्वेशन मिलता है, इसकी सम्मिलित रूप से जो इक्वेशन मिलता है, वो आपका एक रेखा कहलाता है। तो इस वाले रेखा को यदि दो अलग अलग फॉर्म में दिए हैं और उससे आपको सरल रेखा का समीकरण दिया है, तो वो उसको आप असम्मित रूप का कहते हैं। उस रेखा के समीकरण को आप असम्मित रूप का समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसी तरह सम्मित रूप में क्या होते हैं, जो हमने प्रूफ किया कि किसी बिंदु से होकर के गुजर रहा था, मैंने माना x1 y1 z1 से होकर के जा रहा था और उसकी दिक् कोज्या दी हुई है। क्या दी हुई है? दिक् कोज्या यल यम और यन। तो आपके ये वाला आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, ये वाला फार्मूला हो गया। यदि क्या दे दे, यदि दे दे कि दिक् अनुपात दिया है, तो यहीं पे ए बी और सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सी। अब सोचिए, देखिए दिया है ये बीसी रेखा के दिक् अनुपात हो, तो आपका ये वाला फार्मूला बन जाता है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछते दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण, आपको ये पता है ए बी सी, ठीक है, ये वाली पता है, आपको पता है दिक् अनुपात कैसे आता है। जब दो बिंदु दिए गए होते हैं, मान लेते हैं x1 y1 और z1, दो बिंदु दिए हैं x2 y2 और z2, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, ये दो बिंदु दिए हुए हैं। यहां से देखिए, जब a दिक् अनुपात निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1। b कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1। c कैसे निकालते हैं? z2 माइनस z1। यही चीज इसी ए बी सी का ओरिजिनल कैसे दिक् अनुपात आता है,
उसका मान x2 माइनस x1 रख दोगे तो ये जो फार्मूला मिलेगा a का x2 माइनस x1, b का आपका y2 माइनस y1, c का z2 माइनस z1, ठीक है, ये रख दोगे तो आपके दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली सरल रेखा का समीकरण ये निकल के आ जाएगा। a के जगह x2 माइनस x1, b के जगह y2 माइनस y1, z के जगह c के जगह z2 माइनस z1, दो बिंदुओं के x वाले नियामक, y वाले नियामक और z वाले नियामक, आपके क्या हो गया, दो बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण हो गया। ठीक है, अक्ष आपको पता है x y z अक्षों के समीकरण यदि पूछ दे तो एक आपका ये बन जाता है, एक ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। कैसे आ गया, x y z तो रहेगा ही रहेगा। आपको पता है x एक्सिस पे, आपका x एक्सिस पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, यदि cos के फॉर्म में ही देखा जाए तो सबसे ऊपर वाला, या cos 0 डिग्री पे देखा जाए तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, cos 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, तो x एक्सिस का मान हो गया, y और z का मान 0 ही होता है x एक्सिस पे। उसी तरह y पे देखें तो x और z का मान 0 हो जाता है और z एक्सिस पे x और y का मान 0 हो जाता है। ठीक है, चलो ये सब हम करेंगे आपका जब क्वेश्चन आएगा तब। दो रेखाओं के बीच का कोण, ये सब मैं जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, क्वेश्चन लगाएंगे और सभी चीजें देखेंगे, कुछ ज्यादा नहीं है। न्यूनतम दूरी आपको फंसाता है, उसको याद करने के लिए सोचते हैं कैसे याद करें, न्यूनतम दूरी का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं होगी, क्लास में बने रहिए, एक एक चीज बहुत ही अच्छे से पॉइंट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए यहां से देखिए क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात करें जहां पर रेखा का समीकरण दिया हुआ है, समतल इतना से मिलती है। एक रेखा है जो क्या है, समतल इतने पे मिलती है, उस बिंदु का निर्देशांक पूछा है। ठीक है, उस बिंदु का क्या पूछा है, निर्देशांक पूछा है। अब सरल रेखा क्या है, x माइनस 2/3, y प्लस 1/4 इक्वल टू z माइनस 1/2, ये क्या है, सरल रेखा दिया हुआ है। हम क्या करते थे, हम जब तीनों बराबर हैं तो हम इसे कोई कांस्टेंट मान लेते थे, मान लेते हैं ये r के बराबर है। ठीक है, r के बराबर है। अब देखो अगर हम नियामक की बात करें, किसकी बात करें, नियामक की बात करें, इस सरल रेखा के किसी बिंदु के, एक बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु है, उसका नियामक की बात करें तो नियामक कैसे निकलता है, x माइनस 2/3 इक्वल टू r लिख सकते हैं, y प्लस 1/4 इक्वल टू r लिख सकते हैं। ठीक है, z माइनस 1/2 इक्वल टू r लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां से देखना, यहां से आप लोग देखना, x का मान पूछा जाए तो x का मान कितना हो जाएगा, 3r प्लस 2। यदि y पूछा जाए तो y कितना हो जाएगा, 4r माइनस 1। यदि z पूछा जाए तो 2r प्लस 1 होगा कि नहीं। और यही x y जो z जो है उस रेखा के किसी बिंदु के नियामक है। क्या है, किसी बिंदु के नियामक है। यदि r का मान पता चल जाए, यदि r का मान पता चल जाए तो इसमें भर देंगे तो x y z का मान हमें पता चल जाएगा। और x y z क्या है, आपके उस रेखा का किसी बिंदु का नियामक है। सरल रेखा के किसी बिंदु का नियामक, किसी बिंदु का नियामक x y z है और x y z का मान ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, मान लेते कोई बिंदु क्या है, आपका P है, कोई बिंदु आपका P है जिसका नियामक इतना दिया हुआ है। अब देखिए r का मान कैसे निकलेगा, r का मान कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं यहां से। अब एक चीज देखिए, दिया क्या है कि सरल रेखा जो है, सरल रेखा जो है समतल x माइनस y प्लस जेड इक्वल टू 10 से मिलती है। किससे मिलती है, इस समतल से जाकर के मिल रही है। यानी ये जो पॉइंट है वो कहां जाकर के मिल रहा है, समतल पे मिल रहा है। कहां पे मिल रहा है, समतल पर मिल रहा है। जब ये पॉइंट समतल पर मिल रहा है तो हम क्या रखेंगे, x की जगह हम वैल्यू रख दिए 3r प्लस 2, y की जगह हम क्या रखेंगे 4r माइनस 1 और z की जगह क्या रखेंगे, ये देखिएगा ब्रैकेट में कर दीजिएगा ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। z की जगह क्या रखेंगे 2r प्लस 1 इक्वल टू 10।
यहां से क्या हो गया 3r प्लस 2 माइनस 4r प्लस 1 प्लस 2r प्लस 1 इक्वल टू 10। तो यहां से क्या हो गया, ये आपका हो गया r हो गया, ठीक है, ये आपका r हो गया, और यहां से क्या हो गया 4 इक्वल टू 10, r इक्वल टू आपका 6 आ गया। क्या मान आ गया, r का मान 6 आ गया। अब यही r का मान हम क्या करेंगे, इस नियामक में पुट कर देंगे। P बिंदु के नियामक पर r का मान रखने पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x, y और z का जो नियामक मिलेगा वो आपका मिलेगा x का मान 3 इंटू 6 प्लस 2, y का मान क्या 4 इंटू 6 माइनस 1, z का मान कितना 2 इंटू 6 प्लस 1। ये हो गया नियामक, ये आपका कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 23 हो गया, और ये वाला कितना हो गया आपका 13 हो गया। 20 23 सॉरी 13, ठीक है, 20 23 13 क्या हो गया आपका आंसर हो गया 20 23 और 13, ठीक है। चलिए ये आपके हो गए आंसर, क्लियर है। देखिए यहां से ये देखो, ये जो हमने यहां से निकाला था, क्या निकाला था, यहां से हमने आपका सरल रेखा का समीकरण निकाला था। यदि पूछ दिया जाए इस सरल रेखा के किसी बिंदु का नियामक बताइए, इस सरल रेखा के किसी बिंदु का नियामक बताइए, यानी x, y और z कोई बिंदु है उसका नियामक पूछा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे x का मान ar प्लस x1, y का मान br प्लस y1 और z का मान cr प्लस z1। ये क्या हो गए, ये जो तीनों पॉइंट हैं वो उस रेखा के किसी बिंदु का नियामक कहलाता है, और यहीं से निकला था वो क्वेश्चन। क्या निकला था, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, क्लियर हो गया। यदि कोई सरल रेखा दे दे, किसी समतल से मिला, उस सरल रेखा के नियामक पूछ दे, आपको नियामक निकालने की यही विधि है। आप इसको किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेना, x y z का मान लेना, उस कांस्टेंट की वैल्यू निकालने की कोशिश करना, जिस भी मेथड से निकाल सके, कॉन्सेप्ट सही लगा करके मान निकाल लेना कांस्टेंट का, अप्लाई कर देना इसमें, x y z उसके नियामक का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इतने इतने से होकर के जाती है, यानी दो बिंदु से होकर के गुजरी है। देखिए बेसिक से लेकर के आपके मॉडरेट लेवल और हार्ड लेवल के जितने टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। हिंट भी दूंगी कि क्वेश्चन को कैसे करना है कैसे नहीं। आपके चैप्टर से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, कोई भी टाइप। दो बिंदु दिया है, दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, x माइनस x1 अपान ए, ये तो याद है ना ए। चलो इसी को बात करते हैं यहां से, y माइनस y1 अपान बी, z माइनस z1 अपान सी, यही से बात कर लो। इसको हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1। दिक् अनुपात तो ऐसे निकाला जाता है ना, दो बिंदुओं के नियामक में से घटाया जाता है। y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। सी बराबर लिख सकते हैं कि नहीं। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये आपका x1 है, y1 है, z1 है, ये x2 है, y2 है, आपका z2 है। x माइनस x1 का मान 2, x2 का मान कितना 4, x1 का कितना 2 इक्वल टू y माइनस y1 का मान देखो -1 है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। y2 का मान कितना है 2, y1 का मान -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू z माइनस 3 अपान z2 का मान कितना है 1, z1 का मान 3। ये आपका क्या हो गया, सरल रेखा का समीकरण पूछा है, तो x माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू y प्लस 1 अपान 3 इक्वल टू z माइनस 3 अपान माइनस 2। ये क्या हो गया, सरल रेखा का समीकरण हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए दिक् कोज्या पूछा है,
क्या पूछा है आपका, दिया है सरल रेखा का समीकरण दिक्कोज्या पूछा। आपको पता है x माइनस x1 अपान यल इक्वल टू y माइनस y1 अपान यम इक्वल टू z माइनस z1 अपान यन होता है, पता है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अरे दिक्कोज्या तो पूछा, यल यम यन तो दिक्कोज्या होती है, इसको कंपैरिजन करा दो इससे, 2 माइनस 3 0 दिक्कोज्या मिल गई, आंसर निकल के आ जाएगा, सही कि नहीं। लेकिन ध्यान देना मिस्टेक यहीं से होता है, एक नंबर में पूछेगा, सिर्फ एक नंबर में पूछेगा। इस क्वेश्चन को बताने का कोई मकसद नहीं था, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन गलती कहाँ होती है ये चीज देखिएगा, और ये चीज मैक्सिमम क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो। दिक्कोज्या पूछा है, आप इससे कंपैरिजन करा के यल का मान 2, यम का मान -3, यन का मान 0 बता सकते हो। लेकिन ध्यान देना आप अपने अंश वाले केस में देखना, नॉमिनेटर में x माइनस x1 है, y माइनस y1 है, z माइनस z1, x माइनस x1 मिल गया। y माइनस y1, क्या y माइनस y1 है? नहीं, y का कोफिशिएंट दे दिया है, जबकि y का कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। z प्लस 1, ये z माइनस 1 है, कोई बात नहीं, z प्लस 1 को z माइनस -1 लिख सकते हैं, है कि नहीं। यानी z1 का मान कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो z माइनस -1, आपका z माइनस 1 के केस में, z माइनस z1 के केस में आ जाएगा, ठीक है, z1 का मान -1 हो जाएगा। अब देखो बात रही फंसी y वाले की, हमें y को y माइनस y1 के फॉर्म में लाना है, तब जाकर के हम कंपैरिजन कर सकते, अभी नहीं कंपैरिजन कर सकते, ठीक है, अभी नहीं हम कंपैरिजन कर सकते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 कंपैरिजन करने के लिए, ठीक है। क्या दिया है, x माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू, अब देखो हमें y लाना है, हमें क्या लाना है, y लाना है, तो यहां से क्या नॉमिनेटर में हम क्या करते हैं, 2y माइनस 5 अपान 2 से डिवाइड कर देते। अब नॉमिनेटर को डिवाइड किए तो डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, -3/2 इक्वल टू z माइनस -1 अपान 0, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2 अपान 2 इक्वल टू y माइनस 5/2 अपान -3/2 इक्वल टू z माइनस -1 अपान 0। अब इसका हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 का कंपैरिजन किससे करेंगे, हम इक्वेशन 1 से करेंगे। क्या हो जाएगा, जब कंपैरिजन करते हैं इक्वेशन 2 का इक्वेशन 1 से, तो यल का मान कितना निकलता है, 2, यम का मान कितना निकलता है, -3/2, और यन का मान कितना निकलता है, 0। ये क्या हो गई, आपकी दिक्कोज्या हो गई। क्या हो गई, हो गया। चलो यहां से देखो, अब एक चीज ध्यान देना आप लोग, मैंने तो ये बता दिया आप लोगों को, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर में सिर्फ पूछेगा। अब इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स करके आते हैं और गलती कर देते हैं, ठीक है, गलती कर देते हैं। पहली गलती कि डायरेक्ट कंपैरिजन किए, पहली गलती थी उनकी कि क्या किए, डायरेक्ट कंपैरिजन किए। अब दूसरी गलती क्या है, दूसरी गलती ये है कि आपको ये सरल रेखा दे दिया, दिक्कोज्या पूछा था, क्या पूछा था, दिक्कोज्या। आप कैसे कह सकते हो कि ये जो इक्वेशन में मिला है, ये जो समीकरण में मिला है, ये यल यम यन ही होगा। फार्मूला आपको पता है कि ये होता ही होता है, ठीक है, होता है। लेकिन इतना बताओ, जब क्वेश्चन में ये कब होता है, जब क्वेश्चन में गिवेन हो, जब क्वेश्चन में क्या हो, गिवेन हो।
लेकिन यहाँ पे आपको पूछा है, कुछ गिवन नहीं है। इसका मतलब ये जो केस बनता है पूरे बुक में आपको ये कंफ्यूज करने वाला है। जितना आप ये क्वेश्चन है ये जरूर कंफ्यूज करेगा। आप इतना याद रखना, जब भी आपके क्वेश्चन में दिक् कोज्या का मान दिया है तब जाकर के आप कंपैरिजन कर सकते हो, अन्यथा आप कंपैरिजन किससे करोगे? x माइनस x1 अपान ए। मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को ऐसे किया, क्यों? क्योंकि कहां गलती होती है, कहां मिस्टेक हो सकता है, छोटे से छोटे क्वेश्चन में इन चीजों की आप ध्यान दें। आप कंपैरिजन करोगे x माइनस x1 अपान ए, y माइनस y1 अपान बी इक्वल टू z माइनस z1 अपान सी से। क्यों? क्योंकि आपको दिक् कोज्या पूछा है। दिक् कोज्या समीकरण में, रेखा के समीकरण में ये नहीं कहा था कि यही दिक् कोज्या है, कंपैरिजन कर देना। ठीक है, आपको जब भी कंपैरिजन करना होगा ऐसे क्वेश्चन में आप इससे कंपैरिजन करोगे। किससे कंपैरिजन करोगे? इस वाले से कंपैरिजन करोगे। आप मान लो ये क्या है, इक्वेशन 3 है। अब क्या करोगे आप लोग? आप कंपैरिजन करोगे किससे? इक्वेशन 2 का कंपैरिजन करोगे इक्वेशन 3 से। किससे? इक्वेशन 3 से। तो यहां से a का मान आपको मिल गया 2, b का मान मिल गया -3/2। देखो जो अभी लगाए थे उसको भी अपने नोट कॉपी पे लिखना, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में, रिवीजन के टाइम में उस पे फोकस जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही गलती आप अपने एग्जाम में ना कर सको। ठीक है, तो जो भी आप गलत चीजें लगा रहे हो, जहां से स्टेप कॉन्सेप्ट आप गलत यूज कर रहे हो, उस चीज को भी लिखो कि आगे आपको हिंट दे कि नहीं ऐसा हमें बाद में नहीं करना है। ठीक है, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू 0। अब देखो यल का मान आपको पता है a अपान रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है कि नहीं? अब यहां से आप लोग एक काम करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान निकालो। कितना हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 4 प्लस b का करोगे तो 9/4, 0 का 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 25/4, या इसे आप कह सकते हो 5/2। यानी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना? आपका 5/2। ए का मान देखो 2/5/2 इक्वल टू 4/5। यल का मान कितना? यल का मान आपका हो गया 4/5। यम का मान देखो, यम का मान कैसे निकलेगा? b अपान b क्या है? -3/2 अपान 5/2। कितना हो जाएगा? कैंसिल, -3/5। तो यम का मान कितना? -3/5। यन का मान देखो, तो यन का मान, सी का मान 0, 0 अपान कुछ भी करो 0 ही आएगा, यानी यन का मान हो गया 0। दिक् कोज्या निकल के आ गई यल, यम, यन का मान निकल के आ गया। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। तीन चीजें समझ में आई यहां से आपको। क्या? 3 चीजें। पहली चीज कि कंपैरिजन जब भी करो x1 माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ही रहना चाहिए। आपके कोफिशिएंट दिया हुआ है, उस कोफिशिएंट को हटाओ किसी तरह से, तब जाकर के जो इक्वेशन बनेगा उसका कंपैरिजन आप कर सकते हो। दिक् कोज्या पूछा है, और अगर ये क्वेश्चन नहीं दिया है, दूसरा भी क्वेश्चन देगा, हमेशा कंपैरिजन आप इससे करोगे, ना कि कंपैरिजन आप इससे करोगे। ठीक है, ये तब का केस है जब क्वेश्चन में गिवन हो यल एम एन की वैल्यू, तब आप कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, लेकिन